Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, the chapter we are going to discuss in detail today is biochemistry. Students, आइए एक्सप्लोर करते हैं नई ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री. पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड बायोमोलिक्यूल्स दैट सस्टेन आवर लाइव्स. यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उससे डील कर रहे होंगे और उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में हम जिन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स को डील कर रहे होते हैं, हम बेसिकली डील कर रहे होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स को. स्टूडेंट्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल मॉलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न 4 मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट अकर इन आवर बॉडी. डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से. स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स होते हैं. अगर मैं इन्हें केमिकली डिफाइन करूं तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लिया था कि असल में कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनकी एक माइनर सी क्लासिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बोला था कि ये सिंपल शुगर्स होती हैं. इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हो गई स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. वन बाय वन इनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. हाइड्रोलाइज जब मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि हम वाटर के इस्तेमाल से उनका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका अगर हम कंपैरिजन करें ओलिगोसैकेराइड से तो आप इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, यानी कि आप इनका ब्रेक डाउन करें तो आपके पास सिंपलर यूनिट्स बन जाते हैं मोनोसैकेराइड्स के. देन स्टूडेंट्स, आपके पास थर्ड टाइप है पॉलीसैकेराइड्स की. इनको भी आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब मेन डिफरेंस की तरफ चलते हैं जो कि इन तीनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है, जो कि हम इनकी एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स तकरीबन 3 से 7 कार्बन एटम से कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं. 3 से स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं ट्रायोसिस, 4 पे आते हैं तो टेट्रोसिस, 5 कार्बन पे आते हैं तो पेंटोसिस, 6 पे आते हैं तो हेक्सोसिस, 7 पे आते हैं तो हेप्टोसिस. देन स्टूडेंट्स, आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स हैं. दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये मोनोसैकेराइड्स से मिलके बनते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स. लेकिन उसका नंबर 2 से 9 तक जाता है. देन स्टूडेंट्स, पॉलीसैकेराइड्स में ये नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है. स्टूडेंट्स, इनका नंबर तकरीबन 10 to 1000 यूनिट्स होते हैं, यानी कि 10 to 1000 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल के बना रहे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स को. देन स्टूडेंट्स, आपके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ये वाइट क्रिस्टलीन होते हैं मोनोसैकेराइड्स. बिल्कुल इसी तरह ओलिगोसैकेराइड्स भी दिखने में वाइट क्रिस्टलीन होते हैं अगर आप इनको सेपरेट करें एनालिसिस के थ्रू. देन स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, जैसे कि आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. देन स्टूडेंट्स, आपके पास जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये एमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं. मोनोसैकेराइड्स स्वीटेस्ट शुगर्स होती हैं. देन स्टूडेंट्स, ओलिगोसैकेराइड्स भी स्वीट होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं. मोनोसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ओलिगोसैकेराइड भी सोल्यूबल होते हैं वाटर में. पॉलीसैकेराइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है. देन स्टूडेंट्स, आपके पास मोनोसैकेराइड का एक कैरेक्टरिस्टिक है मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स का, वो ये कि दे बोथ आर रिड्यूसिंग इन नेचर वेयर एज पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर. अब स्टूडेंट्स, इनकी टर्न बाय टर्न हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चरली ये दिखते कैसे हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इनकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है उसे डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम 3 से 7 कार्बन एटम्स तक चलते हैं इन द केस ऑफ मोनोसैकेराइड्स. जब हम बात करते हैं 3 कार्बन की, देन दे आर ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, हम जिस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि वो हेक्सोसिस हैं, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. दे बोथ आर हेक्सोसिस, यानी कि 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. 1 2 3 4 5 एंड देन 6. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज. अब स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंस क्या है? एक के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे. दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि फ्रुक्टोज की केस में आपके पास कार्बन नंबर 2 पे
कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये कीटोन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जस्टिफाई करते हैं कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 या 3 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो स्टूडेंट्स हमने देखे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। स्टूडेंट्स आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करते। अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों ज़्यादातर रिंग्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू एक ही मॉलिक्यूल अपनी ही रिंग्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। आइए ड्रॉ करके देखते हैं। स्टूडेंट्स होता ये है कि कार्बन नंबर 1, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, COH एंड देन C एंड देन। स्टूडेंट्स यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है जिस पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, डबल बॉन्ड O एंड H। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 H OH। देन स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 3 पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी साइड पे अटैच्ड है, तो ये चला जाएगा अंदर OH H एंड देन H OH एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है, तो ये अपनी रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ऐसे CH2OH OH एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है HOH HOH। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम याद रखेंगे कि OH ऊपर और H नीचे एंड देन स्टूडेंट्स HOH। अब स्टूडेंट्स इस रिंग फॉर्म को हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, या अगर मोर स्पेसिफिकली केमिकली हम देखें तो हम इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। स्टूडेंट्स हम पायरानोज इसलिए कहते हैं क्योंकि पायरानोज स्ट्रक्चर से इनकी रिजेंबलेंस होती है इनके स्ट्रक्चर की, इसलिए हम इनको पायरानोज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पायरन रिंग आपके पास कुछ ऐसी होती है जिससे ये रिजेंबल कर रहे होते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स अल्फा हम इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पोजीशन ऊपर है और यहाँ OH पोजीशन नीचे है। अगर इसको मैं बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ ऐसी फॉर्म ले लेगा, यानी कि यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर हो जाएगा और H नीचे हो जाएगा, तो ये बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में। और स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि ये डी आइसोमर इस वजह से है क्योंकि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। L और D में ये फ़र्क है। देन स्टूडेंट्स हम इसी तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्रुक्टोज के लिए। स्टूडेंट्स अनलाइक दैट ऑफ हेक्सोज शुगर यानी कि ग्लूकोज से अलग फ्रुक्टोज एक 5 कार्बन रिंग बनाता है। वो कुछ ऐसी होती है, C 5 कार्बन रिंग बनाता है, CH2OH। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास OH ऊपर, CH2OH, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, देन आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 3, 4, 5। यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन आ जाता है। कार्बन नंबर 3 यहाँ पे है आपके पास, तो OH यहाँ पे होगा और H नीचे होगा। देन स्टूडेंट्स H इधर होगा एंड OH नीचे होगा। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके पास दोनों स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान रिंग से रिजेंबल कर रहा होता है, इसलिए आप इसको बोलेंगे फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास दोनों के स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंस करते हैं। फर्दर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें मोनोसैकेराइड्स की, तो आपके सामने ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक कैरेक्टर डिस्कस किया था कि ओलिगोसैकेराइड्स को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डायसैकेराइड्स। स्टूडेंट्स डायसैकेराइड का मतलब है कि ये डायसैकेराइड या ये ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो सुक्रोज 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज हो जाएगा, दूसरा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड देन फ्रुक्टोज। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मजीद डायसैकेराइड्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक स्टूडेंट्स आपके पास है मैल्टोज। मैल्टोज
ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड से बनता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनके दरमियान नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात और याद रखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तो ये एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ये बॉन्ड जो है दो मोनोसेकेराइड्स के दरमियान बन रहा होता है, यानी कि इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन स्टूडेंट्स आपके पास है सुक्रोज, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, वो मिलके बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। देन स्टूडेंट्स आपके सामने आप एक सामने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कि कैसे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, एज अ रिजल्ट इक्विवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि सुक्रोज कैसे बन रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइसेकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। ट्राइसेकेराइड स्टूडेंट्स, ट्राइसेकेराइड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो आपके पास 3 मोनोसेकेराइड्स जनरेट कर रहा होगा। स्टूडेंट्स ये आपके पास रेफिनोज का स्ट्रक्चर है, रेफिनोज इज अ ट्राइसेकेराइड। और स्टूडेंट जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स आप पॉलीसेकेराइड्स देखेंगे। पॉलीसेकेराइड्स में स्टूडेंट्स आपके पास सबसे जो साउंड एग्जाम्पल है वो है स्टार्च की और सेलुलोज की। स्टूडेंट स्टार्च हमारी प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह सेलुलोज स्टूडेंट्स आपकी प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल्स बनती हैं, आप इनको डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स के अंदर इनकी जो आपकी लीव्स होते हैं उनका जो ट्रंक का स्ट्रक्चर होता है वो रिच होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ सेलुलोज। और कॉटन स्टूडेंट्स प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास स्टार्च एंड सेलुलोज जो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं फ्रॉम 10 to 10,000। स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है सेलुलोज की, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास मिलके बन रहा है ग्लूकोज सब यूनिट से। उसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह रिएक्शन हो रहा हो। स्टूडेंट्स जो आपके पास सेलुलोज का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है, यानी कि ये एमाइलोज और माइलोपेक्टिन जैसे कि आपने बायोलॉजी में भी डिस्कस किया होगा। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्ब्स हैं वो ज़्यादातर इसकी सोर्सेज होते हैं। आपके पास जो पोटैटोज हैं, वेजिटेबल्स हैं, देन कॉर्न है, मिल्क है, सेलुलोज है। स्टूडेंट्स ये प्योर फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। देन स्टूडेंट्स उसके अलावा हम यूजेस अगर डिस्कस करें कार्बोहाइड्रेट्स के या फंक्शंस डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आपके पास सुक्रोज है, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट की रिच फॉर्म है। देन स्टूडेंट्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने लिवर में स्टोर कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो वुड है वो प्योर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, दैट इज सेलुलोज। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप सेलुलोज को कैसे फैब्रिक्स में और आगे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉटन। उसके अलावा स्टूडेंट्स 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स अबाउट 15.6 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी नर्व इम्पल्स की अच्छी कंडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्विक फॉर्म होते हैं एनर्जी जनरेट करने का, यानी कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं रिच फॉर्म में तो इनको यूज़ किया जाता है टू जनरेट एनर्जी। स्टूडेंट्स अगर हम इनका कंपैरिजन करें फ्रॉम दैट ऑफ प्रोटीन्स या फैट्स तो स्टूडेंट्स 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जनरेट अबाउट 4 कैलोरीज, वेयर एज फैट्स जनरेट 1 ग्राम ऑफ फैट्स जनरेट अबाउट 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्विक सोर्स है। अगर स्टूडेंट्स आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से डेफिशिएंट हो जाए तो एक कंडीशन अराइज होती है। वो क्यों अराइज होती है? वो इसलिए स्टूडेंट्स कि आपकी बॉडी जब डेफिशिएंट होती है कार्बोहाइड्रेट से तो होता कुछ ऐसे है कि आपका जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो आपकी बॉडी में बैठे हुए जो फैट है उसको यूज़ करने लग जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स फैट से इतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होती है कि वो आपकी बॉडी में कीटोन्स जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कीटोसिस। ये स्टूडेंट्स एक डिजीज़ का नाम है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये फाइबर्स में रिच होते हैं। क्योंकि ये फाइबर्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती जो लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स फर्दर डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो लोग रिच फूड यूज़ करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स उनका बॉडी वेट रेगुलेट रहता है, वो ओबीस नहीं होते। उसके अलावा स्टूडेंट्स डायबिटीज़ का क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में ओबेसिटी का बायस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स अकोमुलेट होने लग जाएं तो आपकी बॉडी डायबिटिक हो सकती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ यानी कि वो डायबिटीज़ जो इंसुलिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी बॉडी में कि कितने ज़्यादा आप ओबीस हैं, यानी कितने ज़्यादा आपकी बॉडी में शुगर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कुछ रिलेशनशिप बिटवीन डायबिटीज़ एंड दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जो डेंटल हेल्थ है वो भी रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। वो कैसे?
स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर, आपके सलाइवा के अंदर, आपके माउथ में एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है ये कि स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई एसिडिक फूड खाते हैं तो आपके जो टूथ के ऊपर इनेमल है वो ब्रेक होने लग जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपकी सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो उसको बार बार रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो स्टूडेंट्स होता ये कि वो जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके नतीजे में होता ये कि आपके जो टूथ के ऊपर जो इनेमल होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टूथ डिके होने लगता है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स को। थैंक यू।